नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। सबसे पहले जानते हैं हेडलाइंस। पतंजलि की कोरोना दवा पर लगी रोक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। चीन ने चली चाल, रूस को बरगलाने की कोशिश। पाकिस्तान हाई कमीशन पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। और जानने के लिए है बहुत कुछ। दिल्ली हिंसा मामले में जामिया की छात्रा सफूरा जरगर को जमानत। और इसके बाद वंदे भारत मिशन में लगे एयर इंडिया के विमानों पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध। साथ ही हज यात्रियों के लिए एक बुरी खबर है, आगे जानेंगे क्या है ये खबर। और इन सब के बीच फिर गिरा सोने का भाव। और आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं देश में कोरोना का क्या हाल है। फिलहाल देश में 4,56,183 मामले हो चुके हैं कोरोना के, जिनमें से 1,83,022 मामले एक्टिव केसेस हैं और 2,58,684 ऐसे लोग हैं जिन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है अस्पतालों से। इसके साथ ही 14,476 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश में कोरोना का बहुत ही बुरा हाल है। चलिए आगे बढ़ते आज की बड़ी खबरों की ओर। कोरोना को ठीक करने का दावा करने के साथ लॉन्च की गई बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की दवा कोरोनिल के प्रचार प्रसार पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार ने पहले इस दवा के लिए किए जा रहे दावों की जांच करने का फैसला किया है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को चेतावनी दी है कि ठोस वैज्ञानिक सबूतों के बिना कोरोना के इलाज का दावे के साथ दवा का प्रचार प्रसार किया गया तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बाबा रामदेव ने मंगलवार को जैसे ही कोरोना को 7 दिन में पूरी तरह ठीक करने के दावे के साथ दवा को लॉन्च किया, आयुष मंत्रालय हरकत में आ गया। इसके बाद आयुष मंत्रालय ने तत्काल पतंजलि को दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि यदि इसके बाद दवा का विज्ञापन जारी रहा तो पतंजलि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयुष मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पतंजलि ने ऐसी किसी दवा को विकसित करने और उसके ट्रायल की कोई जानकारी मंत्रालय को नहीं दी है। मंत्रालय की अनुमति से कई आयुर्वेदिक दवाओं का कोरोना के इलाज में ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन उनमें पतंजलि की दवा शामिल नहीं है। अधिकारी ने बताया कि जब पूरी दुनिया कोरोना के इलाज को खोजने के लिए जूझ रही है और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, ऐसे में बिना वैज्ञानिक सबूत के किसी दवा से इलाज का दावा खतरनाक साबित हो सकता है और करोड़ों लोग इस प्रचार के जाल में फंस सकते हैं। इसलिए दवा के प्रचार प्रसार वाले विज्ञापन पर तत्काल रोक लगाने के साथ ही पतंजलि को जल्द से जल्द कोरोनिल दवा में इस्तेमाल किए गए तत्वों का विवरण देने को कहा गया है। पतंजलि को यह भी बताना होगा कि इस दवा का ट्रायल किन किन अस्पतालों में और कितने मरीजों पर किया गया। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूरी पड़ताल और तथ्यों के सही पाए जाने के बाद ही इस दवा को कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद एक और बड़ी खबर है पाकिस्तान से, जहां 7 और क्रिकेट खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 और खिलाड़ियों को कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले सोमवार को पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इंग्लैंड दौरे के लिए सिलेक्ट हुए 29 खिलाड़ियों में से अब तक 10 खिलाड़ी पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। ये सभी खिलाड़ी रविवार को इंग्लैंड के लिए रवाना होने वाले थे। मंगलवार को फ़खर जमा, इमरान खान, हाफिज़, रियाज, भाटी, हसनैन और रिजवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले सोमवार को शादाब खान, हारिस रऊफ़ और हैदर अली की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। शादाब, हारिस और हैदर के टेस्ट रविवार को रावलपिंडी में हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगस्त में इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट और 3 वनडे मैच खेलने हैं। इसके बाद बड़ी खबर यह है कि चीन ने एक और चाल चल दी है। फेसबुक के जरिए रूस को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। लद्दाख के गलवान घाटी पर पिछले हफ्ते भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। इस बीच रूस में भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले चीन ने वहां के सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश की है। रूस, भारत और चीन यानी RIC के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले चीन अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आया और उसने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया था। चीनी मुखपत्र पीपुल्स डेली ने रूसी रणनीतिक समुदाय को प्रभावित करने की कोशिश में अपने फेसबुक पेज पर रूसी भाषा में एक मैसेज पोस्ट किया, जिसमें रूस को भारत को हथियार नहीं बेचने की सलाह दी गई थी। फेसबुक पर पीपुल्स डेली की ओर से पोस्ट में कहा गया, यदि रूस भारतीय और चीनी लोगों के दिलों को नरम करना चाहता है तो इस बुरे माहौल में भारत को हथियार ना बेचना ही बेहतर रहेगा। चीनी अखबार ने सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ ऑफ एशिया के एक फेसबुक ग्रुप पर एक मैसेज पोस्ट करते हुए लिखा, जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है, अगर रूस चीनी और भारतीयों के दिलों को नरम करना चाहता है
तो संवेदनशील माहौल में भारत को हथियार देना बेहतर नहीं होगा। दोनों एशियाई शक्तियां रूस की बहुत ही करीबी रणनीतिक साझेदार हैं। यह संदेश ऐसे समय में आया है जब भारत इमरजेंसी खरीद के तहत रूस से अधिग्रहण के माध्यम से सैन्य क्षमता को मजबूत करने पर विचार कर रहा है। और इसके बाद मोदी सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग से कर्मचारियों की संख्या आधी करने को कहा है। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या आधी करने का फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में बताया कि सरकार ने पाक उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% घटाने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा कि इसके साथ ही इस्लामाबाद में भारत अपनी उपस्थिति भी कम करेगा। नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग एक तरह से आईएसआई के लिए जासूसी का काम कर रहा था। और अगली बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हिंसा मामले में जामिया की छात्रा सफूरा जरगर को मिली जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हिंसा मामले की आरोपी और जामिया की छात्रा सफूरा जरगर को जमानत दे दी। पुलिस ने मानवीय आधार पर उसकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। सफूरा पर फरवरी में दिल्ली में नागरिकता कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान दंगे भड़काने की साजिश में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने आतंक विरोधी कानून के तहत उसे 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। वह गर्भवती है और 5 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। कोर्ट ने सफूरा को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने उससे कहा कि वह कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे जांच पर असर पड़े। सफूरा बिना इजाज़त के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेगी। और इसके बाद विदेश में फंसे भारतीयों के लिए बुरी खबर है। अमेरिका ने वंदे भारत मिशन में लगे एयर इंडिया के विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया की विशेष उड़ानों को अमेरिका द्वारा अनुचित और भेदभावपूर्ण होने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंधित किए जाने पर भारत सरकार ने कहा है कि वह अमेरिका और अन्य देशों द्वारा समान उड़ानों को संचालित करने के अनुरोधों पर जांच कर रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारतीयों को वापस लाने के लिए देशों के साथ द्विपक्षीय व्यवस्था कर रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, जैसे ही हम विदेशों में फंसे भारतीय और भारतीय विदेशी नागरिकों को लाने की स्थिति को नियंत्रित करते हैं, हम द्विपक्षीय व्यवस्था स्थापित करने की संभावना देख रहे हैं। और हज यात्रियों के लिए एक बुरी खबर यह है कि इस बार वह हज यात्रा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सऊदी अरेबिया ने विदेशियों को हज यात्रा की मंजूरी नहीं दी है। कोरोना महामारी के बीच सऊदी अरब ने इस साल हज यात्रा नहीं होगी, लेकिन नियम में बदलाव किया गया है। इस बार केवल सऊदी अरब में रहने वाले ही हज यात्रा कर पाएंगे, विदेशियों को इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार सीमित संख्या में ही लोग हज यात्रा को कर पाएंगे। सऊदी सरकार के इस फैसले के बाद भारत के 2,13,000 ज़ायरीनों का पूरा पैसा उसके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। और दूसरी राहत की खबर यह है कि सोने के भाव में गिरावट लगातार जारी है। सोने की कीमत में मंगलवार को फिर गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में कमी और डॉलर के मुकाबले रुपये के मजबूत होने से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को सोने की कीमत 57 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत प्रति किलो 477 रुपये कम हुई है। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 57 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 48,931 रुपये पर पहुंच गया। पिछले सत्र में सोने का बंद भाव 48,988 रुपये प्रति 10 ग्राम था। सोने के साथ ही चांदी के भाव में भी गिरावट आई है। मंगलवार को चांदी के भाव में 477 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आई। इसके बाद अब नया भाव 49,548 रुपये आ गया है। इससे पहले 1 किलोग्राम चांदी का भाव 50,025 रुपये था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।